अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। ठीक है, सो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए क्वेश्चंस पे एक नज़र डालेंगे, जहां पे हमारे एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये लेट एक्सपैंडिंग स्टेज कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स में जो लेट एक्सपैंडिंग स्टेज है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, that consists of actually the declining birth and death rate। ठीक है, पॉपुलेशन फिर भी धीरे धीरे पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ेगा, लेकिन जो पहले ग्राफ बढ़ रहा था उससे काफी कम। ठीक है, तो यहां पे ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप में, एंड देन धीरे धीरे ये डिक्लाइन करेगा। बट अगर ये पिछले 10 सालों का ग्राफ है, पॉपुलेशन बहुत तेज एक्सप्लोड हुई है, बड़ी है, तो ये जो ग्राफ है ये अगले 20 सालों का ग्राफ होगा, 20 ईयर्स का ग्राफ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में जो बर्थ कंट्रोल्स हैं और जो डेथ रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रही हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर एट द लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इन केस यू हैव एनी मोर डाउट, प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट हियर एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल देन। ठीक है, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सबको पता है दैट हमारा YouTube क्लासेस ऑन है एंड दीज आर आवर CD रिचुअल्स। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट एवरी टाइम यू रिसीव, बिकॉज आने वाले टाइम पे, बिकॉज अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, 5 महीने रह चुके हैं और अब मेंस के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं 2021 के जनवरी में। सो वी आर कमिंग अप विथ न्यू प्रोग्राम्स एंड फ्यू एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक टॉपिक्स, जिससे आपको काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच मिल सकता है, ना कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से, बल्कि जो डिकोड मामला होता है, डिकोड करते हैं हम यूपीएससी को, कैसे करें, क्या करें, ऑल द WH क्वेश्चंस वी विल हैव हियर। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड हियर। आज का एडिटोरियल काफ़ी अलग है दोस्तों। लिटरली मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि आप मुझे देखें देर तक, नहीं, आज का एडिटोरियल लिटरली थोड़ा सा अलग है। व्हेन वी से अलग, इसमें GS4 का टॉपिक है काफ़ी। ठीक है, GS4 में इंक्लूड है बहुत सारी चीज़ें, एंड इनफैक्ट एक और एडिटोरियल है जो गेम्स से रिलेटेड है, ऑनलाइन गेम्स। ओके, सो ये आपके मतलब की भी चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके मतलब की भी चीज़ हो सकती है इसमें। ठीक है, एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। ठीक है, सो बारी बारी से हम सब पे 5 से 10 मिनट का कवर करते जाएंगे और वी विल टॉक इन अ होलिस्टिक मैनर। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम आते हैं इस आर्टिकल पे, द पर्टिनेंट इशू ऑफ ट्रस्ट एंड इंडियन पॉलिटिशियन। तो ये टॉपिक है हमारा GS4 से रिलेटेड, जहां पे हम बिहेवियरल साइंस एथिक्स को थोड़ा सा समझेंगे, और GS2 से रिलेटेड है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, जेंडर डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक सर्वे की बात की गई है, तो सर्वे है, तो सर्वे में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है वो है मनी वर्सेस हैप्पीनेस, IHDS सर्वे, SWB। ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए, हमारे लाइफ का जो गोल है वो क्या है? हमारे लाइफ का, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन स्पीशीज का, जो होमो सेपियंस का जो गोल है वो क्या है? हैप्पीनेस, राइट? खुश रहना। कोई ये थोड़ी चाहता है कि हम दुखी रहें, कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबके खुश होने का मतलब अलग है। ठीक है, कोई पैसे रुपए से खुश होता है, किसी को इज्जत मिलती है तो खुश होता है। ठीक है, कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है तो खुश होता है। तो सबके मामलों में एक हैप्पीनेस अलग चीज होती है। ठीक है,
लेकिन यहां पे जो बात की गई है वो मनी वर्सेस हैप्पीनेस की बात की गई है। ओके, सो क्या पैसा, अगर आपको पैसा मिल जाए तो क्या आप खुश रह सकते हैं? या आपकी इनकम अच्छी हो जाए, आप आज 100 रुपये कमा रहे हैं, कल आप 10,000 रुपये कमाएंगे, तो क्या आप खुश रहेंगे उससे? या फिर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ से, वो एक अच्छे रोड पे, आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो, क्या आप खुश रहेंगे उससे? सो हियर जो मनी वर्सेस हैप्पीनेस है वो हम किन टर्म्स में ले रहे हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं पॉलिटिक्स के टर्म्स में, हम ले रहे हैं डेवलपमेंट के टर्म्स में। ठीक है, तो ये जो सर्वे होता है IHDS, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फॉर्म में ये आता है, जिसको हम कहते हैं इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। ठीक है, ये एक ऐसी एनालिसिस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एकमात्र ऐसी सर्वे करती है जहां पे बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल मतलब सेट ऑफ पीपल, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है कि अगर मैं आपसे, या फिर सर्वे अगर आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि हमारा नेता कैसा है, हमारी जुडिशरी कैसी है, हमारा संविधान कैसा है, हमारा कानून कैसा है, तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या रिप्लाई करेंगे इस सर्वे में? ठीक है, तो आपको जो भी लगता है तो प्लीज कमेंट करके अभी बताइए, वीडियो पॉज करिए और कमेंट करके मेंशन करिए कि व्हाट डू यू फील दैट व्हाट इज द करंट स्टेटस अकॉर्डिंग टू यू ऑफ आवर गवर्नमेंट, ऑफ आवर जुडिशरी, ऑफ आवर लॉज एंड ऑल। ठीक है, कमेंट करके बताइए। सो फिर आप प्ले करिए वीडियो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, सो here the question has been asked that there has been a survey in the nation, and वहाँ पूछा गया है कि भाई पॉलिटिशियन जो हैं वो who trust them or who does not, कौन मतलब यकीन करता है, कौन यकीन नहीं करता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो दिस सर्वे, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, ये 2005 के रिपोर्ट से और 2012 के रिपोर्ट तक के बीच का ये सर्वे है। मतलब कि 2005 में लोगों ने क्या कहा था और 2012 में लोगों ने क्या कहा था, ये उसका एक डिफरेंस है, कंपैरिजन है। ओके, मतलब कि 2005 में जिसकी गवर्नमेंट थी और 2012 में जिसकी गवर्नमेंट थी वो भी एक मायने रखता है। ठीक है, सो सबसे पहले आर्टिकल पे हम आते हैं इसके। ये आपने देख लिया, ये पूरा आर्टिकल है, ये मैंने हाईलाइट किया है कुछ 2-3 कलर से। यही क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि मनी वर्सेस हैप्पीनेस वगैरह क्या होती है। ठीक है, फिर सर्वे क्या था, कंक्लूजन क्या था। ठीक है, बिल्कुल एथिक्स का मामला है ये, आराम से बैठ के समझिए इसको। ठीक, डज ट्रस्ट इन पॉलिटिशियन मैटर्स। ठीक है, हु ट्रस्ट देम, हु डू नॉट। तो ये दीज आर द क्वेश्चन हाईली पर्टिनेंट इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एज ए, ये हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम जिनको रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनते हैं, प्रतिनिधित्व चुनते हैं, वोट करते हैं, क्या हम उन पे विश्वास करते हैं। ठीक है, सो ये एनालिसिस जैसा कि मैंने कहा 2 है। सो इट इज ओनली सर्वे दैट आस्क्स क्वेश्चन ऑन सब्जेक्टिव वेलबींग, इसलिए इसका नाम SWB है, एंड ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ये एकमात्र ऐसा सर्वे है पूरे इंडिया का जो कि ये 2 चीजों, ये 2 पैरामीटर्स पे सर्वे कराता है, सब्जेक्टिव वेलबींग एंड ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सच एज स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, पुलिस एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, और SWB होता क्या है, यही चीज मैंने आपको बताया। SWB ये हर एक इंडिविजुअल की वो पैरामीटर है जिस पे आप जज करते हैं, जैसा आपने एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से कोर्ट का मामला है और अगर आप कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अगर आपको अभी तक न्याय इंसाफ नहीं मिला है, तो ऑफ कोर्स आपका जो सर्वे रिपोर्ट होगा वो नेगेटिव होगा कि जुडिशरी खराब है। लेकिन वहीं पे अगर आपको न्याय मिला होगा, वहीं पे अगर आपको जस्टिस मिली होगी, तो आपका जो सर्वे में रिपोर्ट आएगा वो आप यही दोगे कि जुडिशरी बहुत अच्छी है। ठीक है, देर से हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, वैसे ही पुलिस, जैसा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वैसे ही आप बताओगे। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे सब्जेक्टिव वेलबींग क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेसिफिकली अब जो यहां पे मैटर आ रहा है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल बेटर ऑफ एंड सेम वर्स ऑफ,
तो यहां पे जो बात हो रही है वो इकोनॉमिक्स की, पैसे रुपए से, इनकम से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब कि इन सारी चीज़ों से लेके आपकी सिचुएशन कैसी हुई, आपकी सिचुएशन इकोनॉमी की बढ़ी हुई या फिर और बेकार हो गई, मतलब इस इन फैसिलिटीज से आपकी सिचुएशन, सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी हुई है आपकी, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। ट्रस्ट इज मेजर्ड इन ऑर्डिनल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो इसमें ट्रस्ट वाला जो टैब है वो 3 तरीके से मेजर किया जाता है। कैसे कैसे? ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस, ओनली सम कॉन्फिडेंस एंड हार्डली एनी कॉन्फिडेंस, ठीक है। 3 पैरामीटर्स हैं इसके ट्रस्ट के। ऑलराइट, सो ये जो एनालिसिस है दैट शोज दैट इन 2012, ठीक है, इन 2012 एंड द ट्रस्ट इन पॉलिटिशियंस इन 2005 आर नेगेटिवली रिलेटेड। 2012 में जो पॉलिटिशियंस के जो ट्रस्ट थे वही 2005 में नहीं थे, ठीक है। कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। ये सारे सिचुएशन हाउस होल्ड से बहुत मैटर करते हैं, ठीक। सो ट्रस्ट इन मोस्ट अदर इंस्टीट्यूशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू सब्जेक्टिव वेलबींग। The reason include ideological disconnect, failure to deliver promises, corrupt practices, collusion, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे आप ये जान लीजिए कि वो लोग जो डायरेक्टली पॉलिटिशियन से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो लोग जो डायरेक्टली आई थिंक जो अर्बन एरियाज में हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं पॉलिटिशियन से, या रूरल एरियाज में भी जो लोग पॉलिटिशियन से रिलेटेड हैं उनको चीज़ें और फैसिलिटी का सबसे बढ़िया बेनिफिट वो उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना कुछ इन्वेस्ट किया है पॉलिटिशियन पे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई नेता मंत्री आपको मदद किया है, आपकी हेल्प किया है वोट मांगने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, तो आपको उसने कुछ ना कुछ दिया होगा अगेंस्ट में, राइट, और उसके अगेंस्ट में उसने आपने उसको वोट किया है। तो आप जब सर्वे में बताओगे तो आप तो अच्छा ही बताओगे कि नहीं ये तो जनाब अच्छे हैं और मेरा वोट, मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ इन पे, बहुत खुश हूँ मैं, मेरी इनकम भी अच्छी हो गई है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो ऐसे हैं जहाँ तक इनकी स्कीम्स नहीं पहुँच पाती है, जहाँ तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। ये जो मामला मैंने आपको बताया जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल डिस्कनेक्ट है, फेलियर है, डिलीवरी जो ये बोलते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आखिर कुछ लिमिटेड ही लोग तो इनसे चिपके रहते हैं ना, पूरी जनता थोड़ी चिपकी रहती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ देम ये ही पैरामीटर्स होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस, कोल्यूजन, ऑलराइट। सो ये है एक आउटलाइन। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि मनी वर्सेस हैप्पीनेस क्या होता है। सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंबाइंस इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और एक्सेस टू नॉलेज एंड इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैप्चर्स द लेवल एंड चेंजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3-4 चीजें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैप्चर करता है एंड दिस इज हाउ दे मैनेज टू चेंज एंड लेवल अप द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मनी वर्सेस हैप्पीनेस, ये जो आर्टिकल है इट्स बिटवीन द सब्जेक्टिव वेलबींग, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्टिव वेलबींग एंड दिस हैज बीन डिस्कस्ड एंड बेस्ड ऑन द वेरिएंट्स ऑफ इनकम, ठीक है, और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो आर रिचर सेक्शन मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ देन पुअर वंस, या फिर जो रीजन है द पुअर रीजन फॉर पुअर लिंकेज बिटवीन हाउस होल्ड इनकम एंड सब्जेक्टिव वेलबींग। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो आपके एथिक्स में भी आ सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज वेदर द रिच आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ ऑफ्टन टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। इनका कहना ये है, जो हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, गुलप वर्ल्ड पॉल, ही शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्टिव वेलबींग एंड इनकम इज ऑफ्टन वीक, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन लो इनकम कंट्रीज इन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ठीक है। तो अफ्रीका, साउथ एशिया में जो पुअर कंट्रीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनकी जीडीपी कम है, जो गरीब देश हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, उनका जो सब्जेक्टिव वेलबींग है, ठीक है, और जो इनकम है हमेशा कम रहता है, ठीक है। रिसर्चर जो हमारे डेनियल खैनमैन थे, इन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स दैट कोरिलेट हाउस होल्ड इनकम एंड रिपोर्टेड लाइफ सेटिस्फैक्शन ऑफ हैप्पीनेस विच इज टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 30, 0.5 to 30,
रीजंस फॉर पुअर लिंकेज ऑफ हाउस होल्ड। अब इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, यहां पे इशू बता दिया है आपको, ठीक, और यहां पे रीजंस हम बता रहे हैं। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, सो ग्रोथ इन इनकम मोस्टली हैज ए ट्रांजिशनल इफेक्ट। अगर आपके इनकम में ग्रोथ होगी तो ऑफ कोर्स आप मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा हो जाओगे, आप चीजें खरीदोगे, आप इमूवेबल प्रॉपर्टीज, आप मूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदोगे, राइट, मटेरियल गुड में आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक। रिलेटिव इनकम, रिलेटिव इनकम वो होती है कि एक स्टेबल इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपकी। उससे क्या होता है दैट आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ने लगती है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर पीपल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ दैट यू कंपेयर दैट दिस इज माई रिलेटिव इनकम, ओके। पर कैपिटा इनकम ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल के हक में नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वहाँ के पर पर्सन की इनकम अच्छी होती है और जो हैप्पीनेस लेवल है वो अच्छा होता है, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है। सो जो हैप्पीनेस है यहाँ पे इनकम की बात की गई है, वो यही बात की गई है कि अगर आपके पास आप सेटिस्फाइड हो, आप हैप्पी हो, मतलब कि आपका जो इनकम है वो एक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एंड यू आर सेटिस्फाइड अगेंस्ट इट, ठीक है। आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रस्ट्स हैं, वो सब अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब ये पैरामीटर देखा गया है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पूछा गया है कि मेजर ऑफ वेलबींग, ठीक, कैसे हम मेजर करेंगे वेलबींग को? तो वेलबींग को हम मेजर करेंगे डिसीजन यूटिलिटी से एंड एक्सपीरियंस्ड यूटिलिटी से। व्हाट इज डिसीजन यूटिलिटी? डिसीजन यूटिलिटी इज लाइक आप कोई भी सामान खरीद, यूटिलिटी इज लाइक उसका यूसेज क्या है आपके जीवन में, ठीक है, जिसे यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, एक उपयोगितावाद, ठीक है, उपयोग क्या है उसका, ठीक है। सो डिसीजन यूटिलिटी बेस्ड ऑन वॉट एवर थिंग्स इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ यू आर टेकिंग डिसीजन, ओके। लेकिन एक्सपीरियंस यूटिलिटी क्या होती है? एक्सपीरियंस यूटिलिटी होती है कि आप, ठीक है, आप कोई भी चीज लिए हैं, लेकिन उन मामलों में आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई आगे पूछ रहा है कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे इस जगह पे जाके पैसा स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड यू विल टेल द यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो जो एक्सपीरियंस यूटिलिटी है इज लाइक वेरी ग्रेटर फैक्टर एज कंपेयर टू डिसीजन यूटिलिटी, ओके। जब एक्सपीरियंस यूटिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, इसी के पास आती है डिसीजन वाली फैक्टर भी, ठीक है। तो इससे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन फिर ले सकते हैं आप। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। सो यहीं पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं दे हैव वेरी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन हिंदी, सो दे कैन correlate and download this entire PDF and correlate the information, okay. So let us move forward. Survey, IHDS survey क्या कहता है? Based on it self report, it connotes a broader view that it has influenced several factors than income, asset, employment, age, health, caste, etc. ठीक है, कास्ट के बारे में भी हम आएंगे, कास्ट और ये सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सब्जेक्टिव वेलबींग, पर कैपिटा इनकम, अ प्रॉक्सी पर कैपिटा इनकम विच इज फ्रीक्वेंटली अंडर रिपोर्टेड। मतलब कि अ हायर एक्सपेंडिचर इन 2005 द ग्रेटर वॉज द SWB इन 2006। समझ रहे हैं आप कि जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर था 2005 में, उतना ही ज्यादा SWB होगा 2012 में, क्योंकि भाई 5 साल की सरकार है, तो 5 साल बाद और मे बी 7 साल बाद ये जो हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम इनको फैसिलिटी मिली है, इनका इनकम बढ़ा है, इनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इनकी खुश रहे हैं ये, ठीक है। सो द प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन टाइम्स रूल्स आउट रिवर्स कॉशन फ्रॉम हाई SW टू हाई एक्सपेंडिचर। हाई वेल बींग ऑल्सो कुड बी एसोसिएटेड विद बेटर परफॉर्मेंस रिजल्टिंग इन हाई एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हाई होगा, इनकम कैपेसिटी होगी, उतने ज़्यादा आप खुश रहेंगे और उतनी बेटर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, ओके। एज इंडियाज कंपेरेबल GDP इन 2003 वॉज इतना वेल बींग हैज थ्रेशोल्ड इतना इनकंसिस्टेंट, तो इंडिया एक एवरेज कंट्री है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ही इनकम कैपेसिटी है, ना बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन इस पूरे बात का ये निकला है कि द लार्जर द प्रोपोर्शनेट इन इंडिया एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम 2005-2012, द ग्रेटर द SWB।
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा SWB होगा, ठीक है। टू इलस्ट्रेट दिस वी कंस्ट्रक्ट दैट द टर्साइल एक्सपेंडिचर, द फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीमली पुअर, द सेकेंड इज मिडिल क्लास, द थर्ड इज रिच, ठीक है। सो if the proportionate increase per capita expenditure is highest among extremely poor and lowest among extremely rich, ठीक है। सबसे ज़्यादा proportionate है increase in per capita expenditure, ये कहाँ पे है? जो country हैं जो कि extremely poor हैं, right, and lowest among the rich. So higher will be the SWB of the extremely poor. The higher will be the SWB of the extremely poor. Okay, so this provide important policy insight, and it is one of the and India is actually a lower middle income country, और growth is sufficient, significant है. Okay, so इस पूरे आर्टिकल का मुद्दा ये था कि ये बताना जो हमारी गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट, उस टाइम के बीच में जो सब्जेक्टिव वेलबींग है वो कैसा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूपीए के टाइम में ऐसा सुना गया है, ऐसा एवरेज है, ऐसा लोग भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे, ठीक है, हु आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड दलित हु आर द लोअर इन द हायरार्की, दे एक्सप्रेस्ड एक्चुअली वेरी डिफरेंट रीजन, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे उस हायर हायरार्की में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, क्योंकि माइनॉरिटी वाली पॉलिटिक्स बहुत कम हुआ करती थी यूपीए टाइम पे, ठीक है। तो जो दलित थे वो भी एक सेटिस्फाइड थे इन चीज़ों से, तो इसकी सेटिस्फैक्ट्री लेवल यहाँ पे देखा गया है। इनफैक्ट जो हिंदू और मुस्लिम हैं इनके मामलों में भी जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो भी यूपीए टाइम पे ओके थे, ठीक है। दीज हायरार्की शोज फैसिलिटेटिंग कॉन्ट्रास्ट। लेकिन जो एनडीए का टाइम था, जब हम इस टाइम पे आते हैं, बीजेपी के टाइम पे आते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जैसे ओवर सेंट्रलाइजेशन की, जिसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, थोड़ा सा हैम्पर हुआ है, ठीक है। सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर गई क्योंकि मेजॉरिटी में इनकी सरकार है, ठीक। इससे क्या हुआ है, कुछ चीज़ें जैसे कि हिंदुत्व वाली चीज़ें बाहर आई हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बाहर आया है, जैसे और भी सारी चीज़ें हुई हैं जो कि कास्ट पॉलिटिक्स हुई है, रिलीजन पॉलिटिक्स हुई है, हिंदू मुस्लिम दलित के साथ। यहाँ पे अब जो है सब्जेक्टिव वेलबींग अब थोड़ा सा कम हो जाएगा एज इन इनकी जो पर कैपिटा इनकम थी अब वो कम हो रही है, इनका ट्रस्ट कम हो रहा है। ओके, क्यों कम हो रहा है, इसके भी प्रामाणिक रीज़न है, क्योंकि जो इलेक्शंस हुए थे 2004 के, 2009 के, 2015, 19 में, उसमें जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, मतलब कि कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनकी भर्ती बहुत ज़्यादा है। आंकड़े कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है कि 2019 इलेक्शन में लगभग 29 to 39% ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट की कुछ ऐसे बैकग्राउंड के लोग आए पॉलिटिक्स में, इसलिए चाहती है क्योंकि जो लोग बाहुबली होते हैं, जो लोग स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, वो अपने एरिया में डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट कैसे करते हैं, लैंड से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिग्निटी से रिलेटेड, ठीक है। रूल ऑफ लॉ को वो मतलब रखते ही नहीं है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ उनके लिए कुछ भी है, फ्रेजाइल है, तोड़ देते हैं कभी भी। तो उनका एक होल्ड बनता है वहाँ के लोगों पे, और जब लगता है सरकार को कि इस बंदे में यहाँ को सीट दिलाने की जिद है, तो वो उनको दे देते हैं। और ये वही लोग हैं जो पिछले पुराने टाइम से 2-3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनको टिकट मिल जाता है और ये लोग जीत जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, तो जो लोग इनसे एसोसिएट होते हैं उनका सब्जेक्टिव वेलबींग, उनकी हैप्पीनेस, उनके पैसे रुपए अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इनसे एसोसिएट नहीं होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। ओके, दिस इज द एंटायर थिंग। एंड कोई इसमें डाउट होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क। और ये है इससे प्रीलिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हमने अभी बात की है इसके बारे में, प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा। ओके, द सेकेंड जो मैं एडिटोरियल कवर करना चाहता हूं अभी, दैट इज रूल्स ऑफ ऑनलाइन गेम। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड है। हम सबको पता है कि पैंडेमिक में
कोविड-19 के सिचुएशन में लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। उनमें से एक चीज़ ये है, ये क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का। जो बच्चे हैं, ठीक है, इनफैक्ट बच्चे भी बड़े भी 18-20 हर उम्र के लोग डिजिटली मतलब मोटिवेटेड हो गए थे ताकि वो डिजिटली कुछ करें, या तो ऑनलाइन गेम खेलें, ऑनलाइन मूवीज देखें। जो हमारा स्क्रीन टाइम था वो डबल ट्रिपल हो गया बेस्ड जो हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम हुआ करता था, राइट। कभी हम ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो बात की गई है ऑनलाइन गेम्स की, ठीक, ऑनलाइन गेम्स में एक 3 तरीके के गेम्स होते हैं। There are 3 types of online gaming, okay? First, और ये जो स्पीकर हैं, he is a member of राज्यसभा. He has written a great article actually, okay? So, the first is e-sports. E-sports ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं जो कि हम 1990s में वो वीडियो गेम वाला खेला करते थे, मारियो खेला करते थे, याद है आपको, ठीक है, रोड रनर खेला करते थे, पापाई खेला करते थे, ये सारे वीडियो गेम्स हैं। और यही चीज़ अब जो है वो कन्वर्ट हो गई है अब शॉप्स में, ठीक। तो लोग ऑनलाइन खेलते हैं, शॉप्स में जाते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर वाले एक दूसरे का टीम लेके खेलते हैं। ये तो प्रॉपर वीडियो गेम हो गया, राइट। एक होती है फैंटेसी स्पोर्ट्स। सो दीज आर द गेम्स इन विच यू चूज अ टीम फॉर रियल स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, फुटबॉल इज लाइक अब अर्जेंटीना और स्पेन, आप क्योंकि आपको पता है कि अर्जेंटीना में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनके प्लेयर्स ले रहे हो, उनके प्लेयर्स पे आप काम कर रहे हो, फीफा खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। क्रिकेट में क्या, आप इंडिया की टीम ले रहे हो, उस पर आप MS धोनी को ले रहे हो, विराट कोहली को ले रहे हो, उसके प्लेयर पे आप काम कर रहे हो, उसकी ड्रेस खरीद रहे हो, ठीक है। ये ऑनलाइन चीज़ें होती रहती हैं। दिस इज फैंटेसी स्पोर्ट्स, ठीक है। दिस कुड बी इन होम, इन शॉप्स, एनीवेयर, बट दिस इज ऑनलाइन। फाइनली एक और गेम ऐसा होता है दैट इज प्योरली स्किल बेस्ड। व्हाट आर द आउटकम्स? प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, स्किल बेस्ड होता है, मेंटल एबिलिटी होता है, जैसे कि कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला हो गया, या फिर कहीं आप घर बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट विच इज लाइक वेरी मेंटल एंड फिजिकली एक्टिव गेम, ठीक है। सो यहां पे क्या होता है कि दे आर 3 टाइप ऑफ गेम, ठीक। अ गेम ऑफ चांस में बी कंसिडर्ड एज अ गैम्बलिंग इफ प्लेयर्स वेजर मनी और एनीथिंग। यहां पे मामला आ जाता है जहां पे भी चांस वाली बात होती है, अब मेरी चांस आएगी, अब तुम्हारी चांस आएगी, या फिर अब इसकी चांस आएगी, और उसी चांस में एक मनी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो गैम्बलिंग होता है, ठीक है, वो बेटिंग होता है। तो इस छोटे से कंसेप्ट का आज बड़ा रूप ले रहा है। द फ्लरिशिंग इंडस्ट्री सफर्स फ्रॉम द लैक ऑफ ओवरसाइट, ठीक है, लैक ऑफ लॉज, लैक ऑफ रेगुलेशन। सो जो ऑनलाइन गेमिंग है वो अभी उसकी कोई लीगैलिटी, कोई बाउंड्री नहीं सेट की गई है, राइट। कोई टैक्स वगैरह अभी सेट नहीं किया गया है। जो गैम्बलिंग है, जो बेटिंग है, कोई भी स्पेसिफिक टैक्स नहीं है अभी। और जो ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ा है, इट्स लाइक 19-20 हज़ार करोड़ है, और आने वाले टाइम पे 2025-2026 तक लगभग 30-35 हज़ार करोड़ हो जाएगा। आप समझ रहे हो, बहुत पैसा। इतना तो मतलब रेलवे का बजट नहीं होता है हर साल का, ठीक। सो फ्रॉम द डेफिनेशन इनफ्लोज फ्रॉम द लीगैलिटी ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑन स्किल, ठीक है, ऑलमोस्ट हर कंट्री ये कराती है, ठीक है। वाइल्ड गेम्स जैसे कि स्किल के गेम्स हो गए, हर कंट्री कराती है। आप भी ऑनलाइन अपने मोबाइल में आप चेक करिए, स्किल वाले बहुत सारे गेम्स दिख जाएंगे। लेकिन जो चांस वाले गेम है, जैसे गैम्बलिंग हो गया, जैसे बैटिंग हो गया, किसी किसी कंट्रीज में इसको इमोरल, अनएथिकल माना जाता है, और किसी किसी कंट्री में बैन भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में ही ले लें तो इंडिया में जैसे गोवा, सिक्किम और दमन एंड दीव, इनको अगर हम छोड़ दें, गोवा, सिक्किम, दमन एंड दीव, इनको अगर हम छोड़ दें तो बैटिंग और गैम्बलिंग जो है वो एक तरीके से बैन है हर स्टेट में, ठीक है। वहीं आसाम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्किल गेमिंग पर बैन लगा दी है, ठीक। इनफैक्ट जो हमारा लूडो गेम है, बहुत खेला है, हम सब ने खेला होगा, ठीक है। हमने, आपके पापा मम्मी ने, बहुत पुराना गेम है लूडो, सांप सीढ़ी, इस पे भी बैन लग चुका है। इस पे भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे भी गैम्बलिंग और बेटिंग होने लगी है। कौन जीतेगा, तेरे 10,000, 5,000, 20,000, लाख लाख रुपए के गैम्बलिंग लगते हैं। 4 प्लेयर्स होते हैं। मैंने कहा था ना, चांस वाली बारी जिसमें आएगी उसमें गैम्बलिंग वाला मामला होगा, ठीक है। सो इससे क्या हो रहा है,
इन सारी चीज़ों से एक एडिक्शन हो रहा है। और एडिक्शन से क्या होता है? एडिक्शन से लत, ठीक है। तो बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग जाए तो आप उसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नशेड़ी है, पागल है, ठीक है, इस टाइप से। तो नशा हो गया है अब बच्चों को गेम से। बच्चे अब निकल नहीं पा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो गए हैं कि अब कैसे स्क्रीन टाइम हटाया जाए, कैसे इनको अब ऑल्टरनेट रूट पकड़ाया जाए, ठीक है। सो दैट वॉज ए वेरी वेरी ड्रॉबैक ऑफ दैट टाइम टेक्नोलॉजी का। लेकिन इसमें कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है गवर्नमेंट के लिए और हमारे पूरे यूथ के लिए जो ये यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही चीज़ें देखी गई थी चाइना में। चाइना में क्या हुआ है कि इन्होंने चाइना में वीडियो गेम्स पर लिमिट लगा दी है, ठीक है। जितने भी बच्चे 18 साल से नीचे के होंगे वो सिर्फ 3 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे तक एक हफ्ते में समझे, चाइना में 3 घंटे तक एक हफ्ते में 18 साल से के बच्चे खेल सकते हैं। द चाइनीज स्टेट मीडिया हैज कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग द ओपियम ऑफ माइंड। समझ रहे हो आप? अफीम है दिमाग का, ब्रेन का, ठीक है। लिटरली इट इज। सो आप देखते होगे कि बिहेवियरल चेंज भी आता है बच्चों में। अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है, उसको अगर आप रोक दो तो इतनी तेज गुस्सा करता है वो, मतलब आपको मार पीट देगा, गाली दे देते हैं बच्चे। तो एक बिहेवियरल चेंज भी आता है, ठीक है। आप देखना अपने आसपास के बच्चे, छोटा भाई बहन आपका होगा तो आप देखना कजिन वगैरह होंगे तो। इवन जो कसिनोज हैं, सो अगर हम ऑफलाइन की बात करें, इवन कसिनोज डू नॉट अलाउ अंडर एज पार्टिसिपेंट, हेंस देयर इज नो रीजन व्हाई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी शुड लेवाई टैक्स। जब ऑफलाइन जगह पे कसिनोज में, बार्स में बच्चों को एंट्री नहीं दी जा रही है तो फिर ऑनलाइन चीजों में वो कैसे बेट कर रहे हैं, कैसे गैम्बलिंग कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन है, राइट। तो हमारे राज्य सरकारों को, स्टेट सरकार, यूनियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट का मामला, एक स्टेट इशू है, ओके। ये जो वर्चुअल लैंडस्केप है गेमिंग का, उस पर हमें रेगुलेशन चाहिए। और ये सारे कई हाई कोर्ट्स ने भी बोला हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया है, वेरियस हाई कोर्ट्स हैव नज्ड स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट, ठीक है। तो सेंटर इन इट्स रीसेंट एडवाइजरी हैज लेड डाउन द यूजफुल डूज एंड डोंट्स, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, एडुकेट टीचर्स एंड पेरेंट्स, ओके। सो आगे की क्या रहा है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हियर? सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सरकार है वो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो गेम्स पे जीएसटी लगा रही है। और जीएसटी लग सकता है जो जैसे कि स्किल से रिलेटेड गेम है, ठीक है, उस पर 18% जीएसटी लग सकता है। लेकिन जो चांस वाले गेम हैं जैसे कि बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, उस पर 28% जीएसटी लग सकता है। अभी कोई रूल नहीं आया है जीएसटी में, लेकिन ये ऐसी बात चल रही है। सो ऐसा मामला हो सकता है, ठीक है। और इससे एडवांटेज हो सकता है, हमारी इकोनॉमी का एडवांटेज हो सकता है, बाहर का पैसा इंडिया में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप देखते हैं रमी, पोकर, इन पे ऐड भी आती है ढेर सारी, खेलो जीतो, 5 मिनट खेलो जीतो 50,000, कितने एक्टर्स भी ऐड करते हैं इस पे, राइट। सो एक रेगुलेशन होना चाहिए। सो पॉसिबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, एक बहुत सेंसिटिव मामला है ये। आपने सबने सुना होगा कि पबजी के वजह से एक और गेम आया था, क्या था, ब्लू शार्क वेल एक करके गेम आया था, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर ले रहे थे, छत से नीचे कूद जा रहे थे, हाथ की नस काट ले रहे थे। पबजी में ऐसा हो रहा था कि बच्चे अपने घर वालों से चोरी कर रहे थे। कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए हैं कि अपने माँ बाप के अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे थे, उनके 10-10, 15-15 लाख, 5-5 लाख रुपए गायब हो जा रहे थे। तो ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको ले आना पड़ेगा हमें, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन का भी इशू है, बहुत प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी जा सकती है आपकी यूजर के पास। कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल गेम भी खेल सकता है आपके साथ, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई गेम निकाल के सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ले सकती है आपसे, ठीक है। ये हो चुका है, ये मेरे एक कजिन के साथ हो चुका है, ठीक है। लगभग 3-4 हज़ार रुपए उसने ऐसे उस बंदे को दे दिए, और वो भी कैसे, बाहर से ट्रांसफर किए। क्यों? क्योंकि उसको एक स्पेशल कार्ड चाहिए था। पबजी में पता नहीं क्या ब्लू या फिर कुछ ऐसा होता है उसमें कि आप वो खरीद लेंगे तो आपके पास और पावर आ जाएगी और इम्यूनिटी आ जाएगी। इट्स यूजलेस। एक रेगुलेशन होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, सबको साथ में मिलके इस पे
लगानी चाहिए। तो इसमें जो नॉर्म्स बताए गए हैं वो केवाईसी के नॉर्म्स बताए गए हैं। जब भी कोई बच्चा ऑनलाइन गेम डाउनलोड करेगा, केवाईसी नॉर्म्स पूछे जाएंगे उससे, ओटीपी जाएगा माँ बाप के फ़ोन पे, माँ बाप के कंसेंट से फिर उसको डाउनलोड किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नो इन गेम परचेजेस शुड बी अलाउड विदाउट एडल्ट कंसेंट, वेरेवर पॉसिबल इन द गेम चैट ऑप्शन शुड बी डिसेबल्ड। चैट ऑप्शन डिसेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। चीटिंग एंड अब्यूज, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सो प्लीज जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, सो यू विल फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं डिजिटल पब्लिक गुड्स, लेकिन इससे पहले हम ये कवर कर लेते हैं डेसमंड टूटू, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनसे हमें सीखना चाहिए, एंड ही वॉज द नेशनल लीडर, एक फ्रीडम फाइटर थे, एक समाज सेवक भी थे, बहुत कुछ थे। डेसमंड टूटू साउथ अफ्रीका के नेटिव हैं, और ये उन टाइम से हैं जब साउथ अफ्रीका बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा था। अपार्थाइड वाले मामले से, ब्लैक लाइफ्स से रिलेटेड मामले से, गरीबी के मामले से जूझ रहा था, जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है उनके मामले से लड़ रहा था, ठीक है। तो इनका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी हो, जिनको लोग आइडियल मानते हैं, आइडियल में नहीं भगवान मानते हैं, ठीक है। इनकी एक बात ये, क्योंकि क्रिश्चियन हैं, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट आपको पता होगा, तो न्यू टेस्टामेंट के ये क्रिश्चियन हैं। और इनकी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था, इनकी बात हुई दलाई लामा जी से। तो इन्होंने कहा था दलाई लामा जी को, और दलाई लामा जी ने इनसे फ़ोन पे बात हुई, तो लामा साहब ने इनको कहा था कि आप क्रिश्चियन हैं, आप जब गुजर जाएंगे तो आपको हेवन मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। उसके रिप्लाई में इन्होंने कहा था कि दलाई लामा जी आप बुद्धिस्ट हैं, आप गुजरेंगे नहीं, आप री इनकारनेट होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से ऐसी चीज़ें निकलती हैं, एक फिलोसॉफिकल बात निकलती है, और ऐसी जो कि हम सबको सिखा सके। तो इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ह्यूमन कॉन्शियंस सीखना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन कॉन्साइंस। एक कंपैरिजन किया है। सो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में ये बताया है कि जो अफ्रीका में 5 से 8 कुछ ऐसे लीडर्स रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको हम अपने इंडिया के पॉलिटिकल एंड फ्रीडम फाइटर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन थे? तो कुछ थे जैसे कि एक यहाँ पे फाइटर थे, नेशनल लीडर थे, लुथुली, जो एक मॉडरेट थे, लिबरल थे, ऑपोजिशन का वायलेंस किया था, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ही वॉज इक्विवेलेंट टू गोपाल कृष्ण गोखले, GKK। सबको पता है कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले, पता है, राइट। ताम्बो एक लीडर थे यहाँ पे, हु वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन साउथ अफ्रीका इन एग्जाइल, जिनको इन्होंने दादा भाई नारूजी से कंपेयर किया है। मंडेला साहब को, जो कि लीगल मास्टरमाइंड थे, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, नेल्सन मंडेला, उनको इन्होंने गांधी जी और नेहरू जी से रिलेटेड क्या किया है, क्योंकि इनको 27 साल की जेल भी हो चुकी थी। सिसिलू ANC पार्टी के कंसोलिडेटर भी रहे, जिनको इन्होंने कंपेयर किया है किससे? पटेल जी से और राजगोपालाचारी से, ठीक है, C राजगोपालाचारी, ठीक। फिर जो स्लोवो हैं, उन्होंने इनको कंपेयर किया है दीनबंधु उनसे और CF एंड्रूज से। फिर और किसको? टैगोर मेडिटेटर्स, ये काउंसिल हुई थी इनके बीच में, एक प्रमाणिक रीज़न है। फिर यहाँ पे एक हानि है, हानि सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ये जो आप मेरा कर्सर देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाइन है, ये सब मेंशन हुआ है यहाँ पे, और ये येलो वाला, ओके। सो हानि सोशलिज्म, मिलिट्री स्ट्रेटेजाइजिंग, ये इनको कंपेयर किया गया है सुभाष चंद्र बोस से। कंपेयर मतलब कि जो चीज़ ये लोग इंडिया में कर रहे थे वही चीज़ ये लोग साउथ अफ्रीका में कर रहे थे। वाइल बीको को कंपेयर किया गया है शहीद भगत सिंह जी से, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको कंपेयर किया गया है। सो क्यों इतना रीज़न था, क्यों टूटू साहब का इतना नाम था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं सोशल इश्यूज़ को लेके। जैसे क्या क्या किया उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में रह के जो इजराइल और फिलिस्तीनियन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है,
उन्होंने आवाज़ उठाई फिलिस्तीनियन के सपोर्ट में। उन्होंने जो म्यांमार में हो रहे कूप के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, रोहिंग्यास जो थे उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, ठीक है, रोहिंग्यास के लिए आवाज़ उठाई, गे राइट्स उनके लिए आवाज़ उठाई, अगेंस्ट डेथ पेनल्टीज ही वॉज लीगलाइज्ड फॉर असिस्टिंग एंड डाइंग, एंड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स व्यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब कि इतने पुराने थे वो, और फिर भी जो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो एक ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्की चल रही है, ठीक है, कन्वेंशनल चीज़ चल रही है बर्थ कंट्रोल को लेके, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड को लेके, ये उससे अगेंस्ट थे। ही वॉज वॉइस ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटलिस्ट, ही कॉल्ड फॉर अपार्थाइड स्टाइल ऑफ बॉयकॉट। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, तो ये आप अपने करंट अफेयर्स में लिख के रखिए, ये आप अपने GS4 में और GS2 में इसको लिख के रखिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन कर सकते हैं इनको, ठीक है। कंट्रीज नीड लीडर्स इन गवर्नमेंट, लीडर्स इन ओपोजिशन, बट दे ऑल्सो नीड सोशल फिलोसफर्स, कॉन्शियंस कीपर हु डू नॉट सीक पॉपुलैरिटी, ठीक है। हमें एक लीडर ऐसा चाहिए समाज में, और जो कि एक फिलोसोफर हो, ठीक है, सामाजिक फिलोसोफर हो, अंतरात्मा से जो जुड़ा हो, जो कि पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, अगर उसको पॉपुलैरिटी नहीं भी मिलेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई लीडर चाहिए हमें। टूटू वॉज प्रिसाइसली दैट ऑफ अफ्रीका, अ फिजिशियन ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्टेड सोल, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन कॉन्शियंस की बात की गई है। जब हम ह्यूमन कॉन्शियंस की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ ये होता है कि अंतरात्मा कॉन्शियंस एक ऐसी आवाज़ है आपके अंदर कि अगर आप बहुत ही डाइकोटमी में जी रहे हो, अगर आप बहुत दुविधा में जी रहे हो, ठीक है, मैं करूं या ना करूं, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो एक मन की आवाज़ होती है, एक अंतरात्मा की, खुद के आत्मा की, खुद की सोल की एक वॉइस होती है, वो आपको गाइड करती है कि आप करो या ना करो, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी शॉपकीपर के पास कुछ खरीदने गए हो, अगर सामान है 100 रुपए का, आपने 200 रुपए का नोट दिया, ठीक है, उस शॉपकीपर ने आपको बदले में 150 रुपए दिया, मतलब 50 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए, और आपको पता है कि ये तो शॉपकीपर ने 50 रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये आपकी एक इनर कॉन्शियंस है, एक इनर एथिकल, एक मोरल, एक प्रिंसिपल है जो बताएगा कि बॉस ये आप रखिए, आपने गलत दिया है, और 200 में से 100 बनते हैं, 100 आप रखिए, 100 मुझे दीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है आपको, एक ऐसे वैल्यूज का, एक ऐसे प्रिंसिपल का जहां से आपके फाउंडेशन बिल्ड होती है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग विच वी शुड प्रीच, वी शुड लर्न। ह्यूमन कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एथिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ आउटलाइन बता रहे हैं कि ये क्या था न्यूज में, ओके। सो दिस इज हाउ दिस मैन वॉज फुल एंड बिल्ट ऑन कॉन्शियंस। अंतरात्मा की ये सुनते थे, सामाजिक काम करते थे, और इनको रिलेट किया गया है दलाई लामा जी से, और इनको उन सब से रिलेट किया गया है जिनकी चर्चा हमने यहाँ की है, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ही वॉज ऑल्सो टू मॉडरेट, ही वॉज मतलब मिस्टर डेसमंड टूटू साहब, ही वॉज ऑल्सो टू मॉडरेट, ही वॉज ऑल्सो टू रेडिकल, एंड सामाजिक और लोगों के लिए बहुत किया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इस आर्टिकल पे, ये जो हमारा है डिजिटल पब्लिक गुड्स, ठीक। इसके लिए मैंने बहुत कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, ये एक मच अंडरस्टूडेबल आर्टिकल है। अभी इसके बारे में और भी न्यूज़ आएगी, गर्म होगी ऑफ कोर्स। देखिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के बारे में क्या है। मेड इन इंडिया टूल्स कैन हेल्प इमर्जिंग इकोनॉमीज डील्स विथ गवर्नेंस चैलेंजेस। छोटी सी बात है, आप अपने आप को देखिए कि आप कितनी चीज़ें आज के टाइम में डिजिटली कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूज़ पढ़ना, चाहे वो पढ़ाई करना, खाना ऑर्डर करना, और क्या क्या करते हैं आप, टीवी देखना, ठीक है, कुछ सर्च करना, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो आप ऑर्डर करते हैं, आजकल अर्बन क्लैप वगैरह हो गया, आप यूज़ करते हैं, पेमेंट। आप आज के टाइम पे कंपेयर कीजिए कि आप आज कितना डिजिटल हो चुके हैं, कितने ज़्यादा आप अपनी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कुड बी एनीथिंग, ठीक है, किसी से बात करना भी, वीडियो कॉल करना भी। फिर आप कंपेयर कीजिए आज से उस टाइम पे जब आप इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और
बहुत सारी हमारी ऐसी जनता है, लगभग 65 to 70 करोड़ ऐसी जनता है, हमारी इंडिया की बात कर रहे हैं हम, जो कि हैबिचुअल हो रही है इन सारी चीज़ों से। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर इसमें पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, इसका यूज इफेक्टिवली करती है, तो जो चैलेंजेस हैं सरकार के वो कम हो सकते हैं। पब्लिक रेगुलेशन में कोई इंप्लीमेंटेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो चैलेंजेस है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इफेक्टिवली आप डिजिटल पब्लिक गुड्स यूज करोगे तो आप आने वाले टाइम पे आप जो बड़े इकोनॉमीज हैं, ठीक है, उनको आप टक्कर दे सकोगे, उनके साथ आप सर से सर मिला सकोगे और आंख से आंख भी। कुछ चीज़ें यहाँ पे कैसे दी गई हैं, जैसे कि अब तो पीएफ का विड्रॉल भी ऑनलाइन होता है, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की ऑथेंटिकेशन और अप्रूवल भी ऑनलाइन होती है। ठीक है, चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं जो कि क्यूआर कोड को अब एक्सेस कर सकते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकते हैं, वो किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी बाकी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चे भी हों वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के बेनिफिशियरीज हैं, जो सब्सिडीज लेते हैं, वो भी अब कर सकते हैं। जैसे कि एलपीजी गैस से रिलेटेड हो गया, जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको अब सब्सिडी लेनी होगी, तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये जो है वो सबसे बड़ा काउंटर और स्ट्रैटेजी है चाइना के कौन से पॉलिसी से, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CBRI। ठीक है, बहुत बड़ा टक्कर दे सकता है ये सारी चीजें, क्योंकि चाइना अब डिजिटली बहुत जबरदस्त चल रहा है और वैसे ही अवेयरनेस चल रही है उसकी। ठीक है, तो कुछ चीजें यहां मेंशन की गई हैं कैसे, जैसे कि प्रोसेसेस गेट स्ट्रीमलाइंड एंड वेट टाइम्स फॉर सर्विसेज। जैसे कि पहले पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप घंटों लाइन में खड़े रहते थे और आपको मिलता कुछ नहीं था और ऊपर से आपका दिन भी खराब जाता था। अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया, खटाखट बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन खुल जा रहे हैं। ठीक है, सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये मेंशन किया गया है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें, मतलब जी टेक्नोलॉजी है वो तेज़ हो रही है। ठीक है, बेसिकली जब जितने ज़्यादा यूज़र्स ऑनलाइन जाएंगे, जितने ज़्यादा यूज़र्स डिजिटली एक्टिव होंगे, उतनी ही ये टेक्निकल कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो चिप्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको और फास्ट बनाएगी और तेज़ बनाएगी। राइट, जैसे यूपीआई पेमेंट हो गया, मैं तो यूज़ करता हूँ यूपीआई, मतलब मुझे कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो हर जगह यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, हर जगह। ठीक है, तो जितना आप यूज़ करेंगे और जितने लोग जितना यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा डिजिटल पब्लिक गुड की एफिशिएंसी और यूसेज बढ़ती रहेगी। ठीक है, सो ये सबसे भी रिक्वेस्ट है, आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि जैसे कि दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लगभग 55 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सोचिए 55 मिलियन बच्चे इसमें एनरोल कर चुके हैं और पढ़ते हैं। ओके, सो डिजिटल पब्लिक गुड्स, इसकी पॉजिटिव्स यहां बताई गई है। ओके, नोट कर लेना इसको। डिजिटल पब्लिक गुड्स स्प्रेड स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, ईज, प्रोडक्टिविटी अक्रॉस गवर्नमेंट इकोसिस्टम अच्छा करता है, इनहैंस इंक्लूसिविटी, इक्विटी एंड डेवलपमेंट एट स्केल। इंडियाज डिजिटल डिप्लोमेसी विल बी बेनिफिशियल एंड वेलकम्ड बाय ऑल इमर्जिंग कंपनीज, जैसे कि उरुग्वे, युगांडा, केनिया एंड कजाकिस्तान। ये कुछ ऐसी वर्ल्ड की कुछ ऐसी इकोनॉमी हैं जो कि अब डेवलप हो रही हैं, अब आगे आ रही हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, और इंडिया भी उनसे आंख से आंख अब मिला रहा है। पेरू, उरुग्वे, ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इट विल इंटेल अ स्लाइट in the composition of India's consulate abroad with technology experts and incorporate structure. It will take made in India digital public goods across the world and boost India's positioning and leading technology player in the digital age. ठीक है, that's a very good thing, और इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, नो डाउट। इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। और हम आई थिंक ये फिर से एडिटोरियल का पार्ट बनने वाला है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड टॉपिक्स एक्चुअली। ठीक है, सो एडिटोरियल एनालिसिस यहीं खत्म होता है, थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट हमने 3 से 4 एनालिसिस कवर किए हैं। सो कमेंट करके बताइएगा जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ठीक है, सो मिलते हैं हम अगले एडिटोरियल ओपन एनालिसिस में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर and comment, and don't forget to press the bell icon. Alright, so मिलते हैं हम कल के एडिटोरियल एनालिसिस में, तब तक आप ध्यान रखिए और जय हिंद।